हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 11 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम पर कल मैंने एक पीडीएफ भी शेयर करी थी और ये पीडीएफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी नई आई है। तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आगे बनेंगे उसके लिए पूरी एक पीडीएफ मैंने बना दी है और उसमें पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट वाइज मैंने डाले हुए हैं। तो एक बार उसको भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आरबीआई से आपके एनटीपीसी में या एसएससी में या बैंक के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप उस टाइम पर ब्लैंक हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एसएससी टेक्स्ट बुक पर सुल्तान कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस टाइम पर किसी भी बैच में। इस टाइम पर बहुत ही लोएस्ट प्राइस चल रहा है, जो कि आपका 7,000 वाला बैच था एसएससी फाउंडेशन का, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, वो केवल आप 550 रुपये में अवेल कर सकते हैं। बाकी सारे प्राइसेस आप देख सकते हैं, बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाकर भी आप अवेल कर सकते हैं। जो वहां पर नॉर्मल प्राइस चल रहा है उसके भी ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कोड की मदद से मिल जाएगा। कोड लगाकर अप्लाई कूपन पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे प्राइसेस और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था। इसको ना ही हिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ना ही आर्ट एंड कल्चर का बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लीग का हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके के। मेरा सवाल यह था कि 1893 में महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव जो है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और 1893 से पहले क्या गणपति महोत्सव नहीं मनाया जाता था? देखिए, आज की डेट में जिसे गणेश चतुर्थी बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में या बॉम्बे में जो मनाई जाती है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। गणपति महोत्सव उसी को बोलते हैं। तो क्या उससे पहले नहीं मनाया जाता था? तो उससे पहले मनाया जाता था, लेकिन केवल वहां के ब्राह्मण्स इसको मनाते थे अपने घरों के अंदर। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उसके बाद सोसाइटी में इसको मनाया जाने लगा। फिर धीमे धीमे करके ये वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया और वहां के लोगों ने हर साल इसे मनाना शुरू कर दिया। और आज की डेट में आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, आप लोग तो जानते ही हैं कितने ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इवन आज से 10 से 15 साल पहले नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी हर जगह पर इसको मनाया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के सबसे पहले और सटीक आंसर हैं उसमें है आराधना द्विवेदी, मुस्लिमा खातून, सत्यजीत सरकार, मानसी उसेंदी और वीआर स्ट्रगल, अंजलि कुमारी और सचिन यादव हो गए, कुणाल धपाने हो गए और प्रजना हो गए। इन सभी के आंसर सही हैं। और भी स्टूडेंट हैं जिनके सही आंसर हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकता हूं, आप सभी लोग समझते हैं इस बात को। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में हिमालयन क्लाइमेट सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऐसा पहली बार इनॉग्रेट किया गया है कोई क्लाइमेट सेंटर जो कि हिमालय रेंज में हो। ठीक है, तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के उधमपुर में किया गया है और इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अब ये जो क्लाइमेट सेंटर खोला गया है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि हिमालयन रेंज के आसपास जो भी मौसम है उसकी जानकारी देना। साथ में मौसम कई बार ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है। हर साल आप देखते हो कभी सर्दी को लेकर रिकॉर्ड टूटते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाते हैं। तो उस तरीके के जो नए नए रिकॉर्ड्स हैं उनको भी दर्ज करेगा ये क्लाइमेट सेंटर। इवन इतना ही नहीं, वेदर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेगा, जिससे कि हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैब्स हैं जो कि वेदर की जानकारी देती हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड एग्रीमेंट को साइन किया है? और ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखें, ये नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन है। तो ये है बांग्लादेश। देखिए है क्या, नासा के द्वारा एक एग्रीमेंट किया जाता है। इस एग्रीमेंट का नाम ही है आर्टेमिस अकॉर्ड। जो भी देश इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है, नासा उसको वेदर की जानकारी में सपोर्ट करती है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मौसम की जानकारी के लिए नासा उस देश को टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करती है। इवन अगर आपको अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च करानी हो किसी भी देश को जो कि वेदर फोरकास्टिंग से जुड़ी हो या फिर स्पेस सेंटर से जुड़ी हो, तो भी नासा उसको हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी एक शर्त है कि यह नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। नासा का कहना है कि हम किसी भी देश को उसकी मिलिट्री के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे इस अकॉर्ड के अंदर।
सिर्फ और सिर्फ वेदर से जुड़ी हुई जानकारी में अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमारे इस आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। और बांग्लादेश अभी पूरे दुनिया का 54th ऐसा कंट्री बन गया है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। भारत बहुत पहले इसे ज्वाइन कर चुका था, दुनिया के और भी बड़े बड़े देशों ने इसे ज्वाइन कर रखा है, जैसे कि ब्रिटेन ने, फ्रांस, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया हुआ है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और नासा के इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका नाम है जेनेट पेट्रो। क्या नाम है? जेनेट पेट्रो। और ये एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अभी परमानेंट कुछ ही टाइम के बाद अपॉइंट किए जाएंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। और बांग्लादेश में इस टाइम पे जो इंटर्म गवर्नमेंट चल रही है, तो यहाँ के आप बोल सकते हो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, जब से यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? शहाबुद्दीन चुप्पू। भारत ने कौन से देश के साथ बायलैटरल एग्रीकल्चर का एक पैक्ट साइन किया है? तो कृषि को लेकर भारत और इजराइल के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। इजराइल से पहली बार नहीं है जब हम एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन पैक्ट साइन कर रहे हों। पिछले कई वर्षों से इजराइल के साथ हम लगातार कृषि को लेकर पैक्ट साइन करते हुए आए हैं। और इस टाइम पर इजराइल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है एवी डीचर। क्या नाम है? एवी डीचर। ये भारत में नई दिल्ली में आए हुए हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। अब देखिए है क्या, इजराइल एक टेक्नोलॉजी पर अपनी कृषि करता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। होता क्या है इसमें, देखिए ऐसे करके पौधे लगाए जाते हैं, ओके, और इन पौधों के ऊपर से एक पाइप गुजारा जाता है। इस पाइप से पानी गुजरता है और इस पाइप में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो पानी ड्रॉप ड्रॉप करके पौधों के ऊपर गिरता है, जिससे क्या है कि पानी की खपत बहुत कम होती है और कम से कम पानी में पौधों की जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा होती है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए, पौधों को बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर ज़्यादा भी उन्हें आप पानी दे दोगे तब भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, उसके जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके पास पानी की बहुत कमी है, लेकिन अब भारत की भी उस श्रेणी में आ रहा है। हमारे भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की दिक्कत है, तो इस वजह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भारत एडॉप्ट कर रहा है। अब इसके बदले में हम भी इनको कई टेक्नोलॉजी देते हैं, जैसे कि हम इन्हें फूड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी देते हैं कि आपने फसल तो उगा ली, लेकिन उसके बाद आप उसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का कैसे बनाओगे, तो ये टेक्नोलॉजी हम इनको देते हैं। तो इसीलिए ताली जो है ये दोनों हाथ से बजती है और दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट सक्सेसफुली कई वर्षों से चल रहा है। और फिलहाल अगर बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के आज तक के सबसे लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22,919 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। पहले ये एक IAS अधिकारी हुआ करते थे। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 22,919 करोड़ की मदद से भारत सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो मैक्सिमम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाएं। और भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 2030 तक इस पैसे की मदद से पूरे दुनिया भर से 59,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। इतना ही नहीं, 91,600 लोगों को जॉब्स भी मिलेगी जो कि प्राइवेट जॉब्स होंगी। और साथ में हम जितनी वैल्यू के एसिड दूसरे देशों को बेचेंगे बनाकर, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाकर बेचेंगे, उसकी कॉस्ट होगी 4,56,500 करोड़। तो आप समझ सकते हो ये 22,000 करोड़ कितना बड़ा फायदा देने वाले हैं 2030 तक, जिसके लिए ये पर्टिकुलर बजट रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ध्यान रखिए 2024 में हमने पूरे दुनिया में जो मोबाइल फ़ोन्स बनाकर बेचे हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट किए हैं हमने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर भारत में किए हैं, उसकी कॉस्ट है 2 लाख करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिलहाल अगर देखें 2023 से 24 के कंपैरिजन में, तो इसमें ग्रोथ 54% देखने को मिली है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से साल 2026 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी फोरकास्ट करी गई है?
तो एडीबी ने जो फोरकास्ट किया है ये है 6.7%। आपको बता दूं, पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2026 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% प्रिडिक्ट करी थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार को झटका दिया है और काफ़ी टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में नुकसान तो भारत का ही होगा और इसी वजह से एडीबी ने अपना जो प्रिडिक्शन है इसको घटा दिया है। 7% से घटाकर अब एडीबी का कहना है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 6.7% होगी। 2027 के लिए भी प्रिडिक्शन एडीबी ने दिया है, 27 के लिए 6.8% है प्रिडिक्शन इनका। और पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर 4.9% का प्रिडिक्शन 2026 के लिए दिया है। और एडीबी की स्थापना कब करी गई थी? 1967 में ये बैंक स्थापित किया गया था। पूरे एशिया रीजन में हर एक देश को लोन देने वाला ये बैंक है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला एंड मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। इस टाइम पर एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। और इन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले जगह ली है मसात्सुगु आसाकावा की। मसात्सुगु आसाकावा 5 साल से प्रेसिडेंट थे एडीबी के, अभी कुछ ही महीने पहले रिटायर हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है और ये व्हाट्सएप चैनल पूरे देश भर में फाइनेंशियल से जुड़ी हुई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। तो आरबीआई के द्वारा ये जो व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, इस मुहिम का नाम है आरबीआई कहता है। क्या नाम है? आरबीआई कहता है। मतलब इंग्लिश में बोलें तो आरबीआई सेज। अब देखिए है क्या कि अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम आरबीआई ने नहीं चलाया था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट लोगों से जुड़े। ठीक है, आरबीआई बैंकों को निर्देश देता था और बैंक लोगों से जुड़ते थे। लेकिन अब क्या है कि आरबीआई के पास बैंकों के थ्रू लोगों का मोबाइल नंबर होगा, वैसे भी आरबीआई रख सकता है डेटा। अब आपके मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस आरबीआई की तरफ से आया करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी नया परिवर्तन करेगा तो वो सीधे सीधे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लक्चुएट करेगा। इतना ही नहीं, किसी भी तरीके का अगर कोई साइबर फ्रॉड वगैरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो उससे भी वो आपको सतर्क करेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी मुहिम है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आरबीआई लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा भारत में। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर है इस टाइम पे संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा ने अभी 3 महीने पहले ही शक्तिकांत दास की जगह ली है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। क्या आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन सी कमेटी के अंतर्गत करी गई थी? तो इसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। क्या बोलते हैं? हिल्टन यंग कमीशन। इसी कमीशन के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। ये कौन सी 2 कंपनीज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में H130 हेलीकॉप्टर के जो फ्यूजलेज हैं इनको बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये 2 कंपनी हैं, एक तो है एयरबस, फ्रांस की कंपनी है, और दूसरी भारतीय कंपनी है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, ये वही महिंद्रा है जिसकी महिंद्रा स्कॉर्पियो होती है। महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी से शुरू हुई थी, उसके बाद टेक महिंद्रा करके इनकी सॉफ्टवेयर फर्म भी आई और अब सिविल एविएशन और एरो स्ट्रक्चर में भी महिंद्रा आ चुकी है। तो महिंद्रा ने एयरबस के साथ पैक्ट साइन किया है। अब पहले तो आप समझ लीजिए कि फ्यूजलेस होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपको दिखाई दे रहा है तो एयरक्राफ्ट का ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली क्या बोल सकते हो? एयरक्राफ्ट की बॉडी बोल सकते हो। यही कहलाती है फ्यूजलेस। अल्टीमेटली सारे इक्विपमेंट फ्यूजलेस पर ही टिके होते हैं और जो पैसेंजर बैठते हैं वो भी फ्यूजलेस पर ही बैठते हैं। तो इन्हीं फ्यूजलेस को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में बनाया जाएगा महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स की तरफ से और इसमें इनको सपोर्ट करेगा एयरबस। एयरबस की स्थापना 1970 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके सीईओ हैं गुलियम फॉरी। क्या नाम है? गुलियम फॉरी। बाकी महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर की बात करें तो 2003 में कंपनी बनाई गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई है और सीईओ हैं अरविंद मेहरा इस टाइम पर। और H130 हेलीकॉप्टर जो है वो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब देखिए, ये इस वजह से एग्रीमेंट साइन किया गया है कि आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बेंगलोर भारत का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहां पर एयरबस शुरू करी जा चुकी है। एयरबस का मतलब यही, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बैटरी से चलने वाला ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि करीब 10 से 12 फीट की हाइट पर उड़ता है और ये आपको कहीं पर भी छोटी दूरी पर छोड़ सकता है जाके। आगे अभी बहुत ही जल्दी ऐसी एयरबस चलेंगी जो कि 30 से 40 फीट की हाइट पर उड़ेगी
और शहर के अंदर ही एक से दूसरी जगह आपको छोड़ पाएंगी। स्पेशली बेंगलोर जैसे शहरों के लिए ये एयरबस सबसे पहले चलाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बुरी स्थिति है। तो यहाँ पर अगर इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसका जो फ्यूजलेज है ये क्या है, इतना पोर्शन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होम्योपैथी के फादर या जनक जो बोले जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, इनका जन्मदिन मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसी वजह से 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये थीम क्या है? ये है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। अध्ययन का मतलब यहाँ पर हो गया एजुकेशन, और अध्यापन का मतलब हो गया प्रैक्टिस, एंड अनुसंधान का मतलब हो गया रिसर्च। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। लंदन में एक चौराहा है, ठीक है, काफ़ी प्रख्यात चौराहा है और पूरा टेक्नोलॉजी से लैस है, और पूरे पुराने टाइम से एक बहुत बड़ा मार्केट भी है ये चौराहा। तो जिसको बोलते हैं लीसेस्टर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? लीसेस्टर स्क्वायर चौराहा। इस चौराहे पर बॉलीवुड की कौन सी फिल्म का स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ये है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये मूवी 1995 में आई थी, और जब ये बनाई गई थी तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस हद तक ये ब्लॉकबस्टर ही नहीं, अब तो इसके लिए नंबर तो आप छोड़िए या ग्राफ भी छोड़िए, इसके लिए प्रेस भी कम पड़ गए हैं इस मूवी के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी आज भी दिल्ली में एक ऐसा थिएटर है जिसमें आज भी चलती है ये मूवी, और आप कभी भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। डेली के 4 शो इसके चलते हैं। और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो स्ट्रक्चर स्थापित हुआ है सिनेमा के फील्ड में, इसी वजह से अब लंदन गवर्नमेंट का भी कहना है कि वहाँ पर भी इसका एक स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, जब आप स्विट्ज़रलैंड में बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड में एक पिकनिक स्पॉट है, या आप बोल सकते हो टूरिज्म स्पॉट है, जिसको बोलते हैं माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस में भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का स्टैचू स्थापित है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में एक दो ऐसी भी जगह हैं जहां पर DDLJ की शूटिंग हुई है, और वहां पर जो यश चोपड़ा हैं उनका भी स्टैचू लगा हुआ है। यह मूवी 1995 में आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनाई गई थी। आदित्य चोपड़ा के करियर की ये पहली मूवी थी एज अ डायरेक्टर, और जिसको मॉनिटर कर रहे थे उनके पिता यश चोपड़ा। हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर साल 2024 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो पिछले साल की जो बेरोजगारी दर आंकी गई है ये 4.9% आंकी गई है। और ये जो रिपोर्ट आई है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में ओवरऑल जो बेरोजगारी रही है पुरुषों और महिलाओं की मिलाकर ये 4.9% रही है। और अगर रूरल एरियाज में बात करें तो स्थिति पहले से बेहतर हुई है। रूरल एरियाज में 4.3% 2023 में थी, 2024 में ये 4.2% हो गई है, कम हुई है। अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पुरुषों में बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब शहरों में 6% हुआ करती थी पुरुषों में 2023 में, लेकिन 2024 में ये 6.1% हो गई है। और महिलाओं में ये घट गई है। महिलाओं में 8.9% थी जो कि घट के 8.2% हो गई है। तो यहाँ पर ओवरऑल की बात हो रही है, 2024 में 4.9% बेरोजगारी दर रही है। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डिफेंस क्षेत्र में कोस्ट गार्ड कॉपरेशन को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे, इस टाइम पर UAE में जो दुबई है, और दुबई के इस टाइम पे जो प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, ये इस टाइम पर भारत की ऑफिशियल यात्रा पर हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और कई एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुए, और उसके बाद अब ये भारत के और भी कई जगह जगह पर और इंडस्ट्री एंड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने ये पैक्ट साइन किया है कि भारत और UAE दोनों गवर्नमेंट्स कोस्ट गार्ड कॉपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि UAE और भारत के बीच में जो पानी के रास्ते से व्यापार है वो और ज़्यादा सिक्योर और बेहतर हो पाएगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड गार्ड ऑपरेशंस, इन सभी को लेकर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर भी पैक्ट साइन हुए हैं। ध्यान रखिए, UAE गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। जब मैं कुछ टाइम पहले दुबई गया था तो मैंने वहाँ पर
आप समझ लीजिए कि 2 साल पहले ही वो इक्विपमेंट देख लिए थे जो अभी 2 महीने पहले ही हमारे देश में प्रदर्शित किए गए हैं एग्जीबिशन में। वो मैंने वहां पर दुबई में 2 साल पहले ही देख लिए थे, एंड इवन वहां पर वो टेक्नोलॉजी और भी पहले से थी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। इतना ही नहीं, दुबई दुनिया का वो शहर है जहां पर पहली एआई यूनिवर्सिटी भी 2 साल पहले स्थापित कर दी गई है। ये कौन हैं जो कि ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिकल का मतलब होता है नेत्र रोग, ठीक है। तो नेत्र रोग की जो पूरे भारत में अखिल सोसाइटी है, इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर मोहन राजन, और 2027 में ये प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, एक ही बार में इलेक्ट कर लिए गए हैं। और इस टाइम पर अगर बात करें तो ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर पूरे भारत भर से 29,000 नेत्र चिकित्सक जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल पूरे भारत भर में इस सोसाइटी का काम है कि आंख से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए कैंपेन लगाते रहना और लोगों तक लाभ पहुंचाते रहना। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं सिरोसिस। ये सिरोसिस बीमारी से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसकी बॉडी में कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करती है ये बीमारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।